चाइना यूएस को पीछे छोड़कर एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है और इस आधुनिक दुनिया का नेता बनने के लिए उसको यूएस के साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। ये कोई आम युद्ध नहीं है जो हथियारों से लड़ा जा रहा है, बल्कि ये युद्ध तो सरकारी दफ्तरों में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लड़ा जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि चाइना के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हाथ ना लगे, और उस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का नाम है सेमीकंडक्टर। तुमने बहुत सी टर्म्स का नाम सुना होगा, जैसे कि चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स या फिर सेमीकंडक्टर। ये सारे टर्म्स एक ही होते हैं। मैं तुमको उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रही है। इनफैक्ट तुम चिप से घिरे हुए हो। फोन से लेकर टीवी तक, कैमरा से लेकर प्ले स्टेशन तक, हर एक चीज में चिप्स है। और ये टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टेक तक सीमित नहीं है, इवन मिलिट्री को भी सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है। एडवांस वेपन्स हो, रेडार सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब एप्लीकेशंस में चिप्स की जरूरत है। China's military capabilities have been a report the country recently tested a nuclear-capable hypersonic missile. President Biden praising a new push to address the global semiconductor chip shortage. To lead the world and future industries and protect our national security. We're in the middle of one of the most fundamental changes in the character of war in the history of mankind. ओके, पॉज। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। जस्ट गो टू माई चैनल और वहां पे तुमको कुछ वीडियोस दिखेंगी, लाइक रील्स कैसे तुमको बर्बाद कर रही है, एआई चुपके से कैसे दुनिया को तबाह कर रहा है, आईफोन इतना मक्खन कैसे चलता है। आई वॉन्ट कि ये सारी वीडियोस तुम एक बारी देख लो। इन सभी वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा रिसर्च, टाइम एंड एफर्ट लगा है। सो अगर तुमको मेरा काम अच्छा लगता है देन ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हमारी रीच कम है, बट तुम सबके सपोर्ट के साथ हमारी रीच और भी आगे बढ़ेगी और हम एक कम्युनिटी फॉर्म करेंगे। आई एम अश्योरिंग यू कि आगे भी अनबायस तरीके से वीडियो बनाते रहूंगा। इस चैनल को लेकर मेरे बहुत ही बड़े प्लान्स हैं, बट किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए सबका सपोर्ट होना जरूरी है। तुम सब्सक्राइब करने से पहले ये मत सोचो कि मेरे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। अगर कोई एक आदमी भी सब्सक्राइब करता है तो उससे काम करने में अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है, और जो कोई भी कमेंट करता है तो उससे आई कीप ऑन इम्प्रूविंग। सो थैंक्स सभी को अभी तक सपोर्ट बनाए रखने के लिए। कभी भी लगे कि मेरे कंटेंट को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर कमी है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई रीड एवरी कमेंट। तो चलो अब आज की वीडियो रिज्यूम करते हैं। सो 1940s से 1950s का टाइम है और इस टाइम में कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। यूएस इस रेस में बहुत ही आगे चल रहा है। कंप्यूटर्स में अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अभी भी कंप्यूटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, भारी, नाजुक और वायर्स के जंगल से घिरे हुए हैं। ये कंप्यूटर्स एफिशिएंट नहीं है। अब दो यूएस इंजीनियर्स ने ये सोचा कि कितना अच्छा होगा अगर हमको इन वायर्स से छुटकारा मिल जाए और हम ट्रांजिस्टर्स को डायरेक्टली चिप पर ही इंटीग्रेट कर लें। लेकिन इस अप्रोच में एक चैलेंज था। पहले के ट्रांजिस्टर्स बहुत ही बड़े होते थे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ट्रांजिस्टर्स का क्या काम है, सो लेट मी टेल यू कि दीज ट्रांजिस्टर्स आर लाइक स्विचेस। एक ट्रांजिस्टर तुमको इलेक्ट्रिकल पल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो ट्रांजिस्टर्स यूज करके तुम लॉजिक गेट्स बना सकते हो। एक लॉजिक गेट से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब इनको लार्ज नंबर में कनेक्ट करते हैं तब सिस्टम ह्यूमन ब्रेन के जैसे बिहेव करने लग जाता है। सो प्लान ये था कि इन ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा करके इनको डायरेक्टली सिलिकॉन के ऊपर ही बना दिया जाए। सिलिकॉन धरती में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है
बट सिलिकॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब सिलिकॉन को एलिमेंट जैसे कि फास्फोरस के साथ मिला देते हैं तब ये बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब इस अप्रोच से वायर्स के जंगल की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इसके बाद होड़ सी लग गई कि कौन सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन के ऊपर ऐड करेगा। ज्यादा ट्रांजिस्टर्स का मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिससे इंसान ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क कर पाएंगे। और ये सब कुछ यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट के एक रीजन में हो रहा था और बहुत जल्द इस रीजन का नाम सिलिकॉन वैली रख दिया। और ये सब एक प्रकार की क्रांति से कम नहीं था। जिन कंप्यूटर्स को पहले बहुत ही बड़े बड़े रूम्स में रखना पड़ता था, उससे भी कई गुना तेज कंप्यूटर्स साल 1990 तक लोगों के घरों में दिखने लग गए। Not only do they play the typical computer games that all the kids enjoy, but their curiosity for learning has skyrocketed. और साल 2007 तक इवन फास्टर कंप्यूटर टच स्क्रीन के साथ लोगों के पॉकेट में दिखने लग गए। This is one device. And we are calling it iPhone. लेकिन चिप इंडस्ट्री के साथ एक प्रॉब्लम है। ये चिप्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हार्ड प्रोसेस के बाद मैन्युफैक्चर होते हैं। जरा इन चिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्रीज को देखो। जो तुम देख रहे हो उसको फैक्ट्रीज नहीं फैब्स बोलते हैं। अब यहाँ पर लोग इन कपड़ों में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि धूल का एक कण भी इन चिप्स को खराब कर सकता है। इनिशियली इन फैब्स को बनाना सस्ता और आसान था, सो कंपनीज के पास खुद की फैब्स होती थी। लेकिन समय के साथ ये टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होने लग गई और यूएस कंपनीज को ये फैब्स बनाना बहुत ही महंगा पड़ने लग गया। यूएस ने कुछ काम जैसे कि सेमीकंडक्टर असेंबली को एशिया में ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम जापान में ग्रोथ हो रही थी। वहां की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वेल एस्टैब्लिश्ड हो गई थी और अच्छा खासा ग्रो कर रही थी। ये सब कंपनीज यूएस में अपनी चिप्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेचने लग गई। तो इससे ये हुआ कि यूएस 1975 में ग्लोबली 90% DRAM चिप्स को कंट्रोल करता था। वो साल 1986 आते आते 5% पर सिमट कर रह गया। इसके लिए यूएस और जापान के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन इस एग्रीमेंट से जापानीज चिप्स की शॉर्टेज हो गई। सो डिड इट हर्ट जापानीज चिप मेकर्स? एक्चुअली नो। उल्टा चिप्स मेकर को ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया क्योंकि उस समय यूएस कंपनीज मेमोरी चिप मार्केट से एग्जिट ले रही थी। लेकिन फिर भी यूएस को ये लगा कि जापान एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है। सो 1987 में यूएस ने जापान के 4 कैटेगरीज के प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ बढ़ा दिया और उस समय के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने ये बोला था, The products upon which the tariffs are being raised were chosen to minimize the impact on American consumers and businesses. Really, free market, capitalism, और protectionism? जब जापान की चिप इंडस्ट्री के बुरे दिन शुरू हो रहे थे, उसी समय एक देश जापान की नाक के नीचे तरक्की कर रहा था। इस देश का नाम ताइवान है। ताइवान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। सो 1960 में ताइवान ने अपने आप को जबरदस्ती सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर लिया।
इससे मल्टीपल गोल्स पूरे हो रहे थे, जैसे कि लोगों को जॉब्स मिल रही थी। दूसरा, ताइवान एडवांस टेक्नोलॉजीज को अर्जित कर रहा था। थर्ड, यूएस के साथ उसके सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रहे थे। लेकिन ताइवान अभी भी एक दिक्कत से जूझ रहा था और वो दिक्कत ब्रेन ड्रेन की थी। ताइवान के युवा एडवांस स्टडीज के लिए यूएस जा रहे थे और फिर वहीं पर डिफरेंट टेक कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। बट इस आपदा को ताइवान की सरकार ने अवसर में कन्वर्ट कर लिया। ताइवान की इकोनॉमी बढ़ रही थी और साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी। सो सरकार ने यूएस गए हुए लोगों को डिफरेंट तरीकों से अट्रैक्ट करना शुरू किया, लाइक माइग्रेंट्स को यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर हायर करना, मॉडर्न घर और कमर्शियल सर्विसेज के लिए सब्सिडी देना, इंडस्ट्रियल पार्क बनाना इन ऑर्डर टू क्रिएट रेप्लिका ऑफ सिलिकॉन वैली। अब इसमें से एक इंजीनियर मॉरिस चैंग को पता था कि यूएस को चिप मैन्युफैक्चर करना पसंद नहीं है। सो उनका आइडिया था कि एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो बस चिप्स को मैन्युफैक्चर करेगी। नो सॉफ्टवेयर डिजाइन, नो सॉफ्टवेयर, जस्ट प्योर चिप्स। इस कंपनी का नाम ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखा गया। इस कंपनी को 50% की फंडिंग और बैकिंग गवर्नमेंट से मिल रही थी। अराउंड 28% की फंडिंग फिलिप्स से मिल रही थी और बाकी का पैसा गवर्नमेंट ने अमीर लोगों से मांग कर पूरा किया। एक बिजनेसमैन ने 3 बार इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। सो पीएम ने उसको बुलाकर बोला कि 20 साल तक गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर बहुत ही मेहरबान रही है, अब तुम कुछ गवर्नमेंट के लिए करो। एंड दिस थिंग वर्क। कंपनीज को ये वाला मॉडल बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उनका बस काम अब डिजाइनिंग का था। चिप मैन्युफैक्चरिंग करने जैसा मुश्किल काम टीएसएमसी अब करेगी। ये माइंड ब्लोइंग टेक को मैन्युफैक्चर करने के लिए टीएसएमसी अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करती है। और सोचकर कितना अमेजिंग लगता है कि इस टेक से हमारी दुनिया चलती है। साल दर साल ट्रांजिस्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के तरीके में डेवलपमेंट हो रहा है। IBM ने भी 2 नैनोमीटर प्रोसेस नोड वाली चिप को शो किया है। सो बहुत जल्द 50 बिलियन ट्रांजिस्टर्स नाखून के साइज के जितने चिप में हमको देखने को मिलेंगे। ज्यादा ट्रांजिस्टर्स का मतलब ज्यादा रोम, जिसमें तुम AI फीचर्स को, हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी को इनेबल कर पाओ। और इस टेक्नोलॉजी से तुम्हारी बैटरी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। TSMC दुनिया की 90% एडवांस्ड माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। सिंप्लीफाइड वर्जन में सप्लाई चेन कुछ इस प्रकार दिखता है। एक साइड यूएस चिप डिजाइन करता है, जापान केमिकल्स प्रोवाइड करता है और नेदरलैंड्स मशीन प्रोवाइड करता है जिससे चिप्स मैन्युफैक्चर होती है। और ताइवान में एक्चुअल चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अब यहाँ से चाइना की एंट्री होती है। सो चाइना इज द बिगेस्ट बायर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। चाइना को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चिप्स चाहिए, राइट? नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हद तक सही है, बट चाइना एक्चुअली नीड्स चिप फॉर इट्स मिलिट्री। चाइना मिलिट्री वाइज यूएस से आगे निकलना चाहता है, लेकिन चाइना के पास एडवांस चिप मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए चाइना अपनी कंपनीज को यूज करके यूएस टेक को खरीद रहा है। चाइना में कंपनीज आर लाइक इकोनॉमिक फेस ऑफ सीसीपी एंड चाइनीज मिलिट्री। सो अमेरिकन तो बड़े मजे में बैठे हुए थे कि चाइना तो क्या ही कर लेगा, उसके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो हमसे मिलिट्री में आगे कैसे निकलेगा। लेकिन चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके सबको चौंका दिया। This demonstrates a huge step forward in China's military capability. China could soon be able to deploy a nuclear-tipped missile that U.S. defenses would find much harder to detect. And it's understood that U.S. intelligence had no idea that China had moved this far ahead. ये मिसाइल किसी भी देश पर साउंड की 5 गुना तेज रफ्तार से अटैक कर सकती है और ये मिसाइल रेडार पे भी डिटेक्ट नहीं होती है। सो चाइना यूएस टेक को ही यूज करके यूएस से आगे निकल रहा है।
एक बार फिर से अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने चिप्स एक्ट को पास किया। President Biden praising a new push to address the global semiconductor chip shortage. To lead the world in future industries and protect our national security. We will bring these jobs back to our shores and end our dependence on foreign chips. All right. ये सिमिलर सी सिचुएशन है जैसे जापान ने एक टाइम पे फेस की थी। नाउ यूएस कंपनीज आर ब्लॉक्ड टू एक्सपैंड इन चाइना। प्लस यूएस ने नेदरलैंड्स को भी अपने साइड कर लिया। In the month of January this year, US President Biden was in the Netherlands. He asked the Dutch government to restrict chip-related exports to China. Specifically, he asked for curbs on ASML, this one company we spoke about. इससे यूएस इज हर्टिंग चाइना एंड एट द सेम टाइम यूएस डोमेस्टिक सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए $52 बिलियन की फंडिंग कर रहा है। We are going to build the most advanced stuff in the world right here in Ohio. इवन TSMC एरिजोना में अपना नया प्लांट खोलने जा रही है। लेकिन इस मूव से अमेरिकन कंपनीज को भी नुकसान हो रहा है और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए छोटे बिजनेसेस को भी इनोवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर चाइना भी चुप नहीं बैठा है। Today, China imposed curbs on some raw materials. We're talking about the likes of gallium and germanium. Germanium they use in things like solar products that can be put on satellites, fiber optics as well for gallium. These are used in radio frequency chips. They are also a key compound in the manufacturing of semiconductors. हालांकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये एक साइन है कि चाइना भी स्ट्रिक्ट कदम उठा सकता है और इसका कुछ असर दिखने भी लगा है। यूएस ट्रेजरी चीफ जेनेट येलन ने अपनी चाइना विजिट में बोला कि I've made clear that the United States does not seek a wholesale separation of our economies. We seek to diversify and not to decouple. A decoupling of the world's two largest economies would be destabilizing for the global economy, and it would be virtually impossible to undertake. जिस तरह ताइवान ने अपनी इम्पोर्टेंस सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजीज में बनाई थी जब यूएस और जापान के बीच में टेंशन चल रही थी, उसी तरह आज के टाइम में भारत भी अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बट ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपने ब्रेन ड्रेन का समाधान किस तरीके से निकालता है। इट इज रियली अमेजिंग कि जिन चीजों से हम घिरे रहते हैं उन चीजों की वजह से देशों के बीच में कलेश पैदा होता है। इट इज अ रेस टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। इट इज अ गेम ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड डोमिनेंस। अब चाइना ग्लोबल लीडर बनता है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।